जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का वे क्वेश्चन जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है, अभी नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन जल्दी आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अप्रैल में ही एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखिए, इसके पहले पूछा गया था कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि किसके द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है याद रखेंगे। अगर राइट आंसर की बात करें तो अभिनेत्री लेंस के द्वारा बनता है। क्या अभिनेत्री लेंस के द्वारा बनता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कभी कभी आंसर देता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रखेंगे। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चालक का ताप अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, कैसे? क्या महत्तम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, निम्नकोणीय? ध्यान से पहले सवाल को समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर, यानी पर यहाँ पर होना चाहिए था, होते हैं। क्या होता है? महत्तम होता है, न्यूनतम होता है, समान होता है? याद रखेंगे महत्तम होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के ध्रुव पर क्या होता है? महत्तम होता है मान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य यानी जिसे देखा जा सकता है, जिस है ना तरंग में, तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, ये 400 nm से लेकर के 700 nm के बीच में जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो प्रकाश से यानी दृश्य प्रकाश तरंग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। अरेस्ट भी होता है ना, अरेस्टेड होता है और टेस्ला भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाए। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष जिसे बोला जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली को, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का? बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे। किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजर जाता है तो 7 रंगों की पट्टी दिखलाई देती है, जिसे यह स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष कहा जाता है। अगला, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्तविक यानी रियल सूर्यास्त और रियल, है ना, आभासी सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होता है? कितना समय का डिफरेंट होता है? याद रखेंगे लगभग 2 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला रंग और हरा रंग को अगर मिला दिया जाए तो किस प्रकार का रंग प्राप्त होगा, ये सवाल है, ठीक है। याद रखेंगे इसका प्राप्त होता है श्यान रंग प्राप्त होता है। श्यान रंग प्राप्त होता है नीला और हरा मिला देने पर। अगला सवाल है, निर्यात किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्यात किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। क्या कौन सा कोण कहा जाता है? क्या आपतन कोण, परिवर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, निर्गत कोण की अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है निर्गत कोण कहा जाता है। निर्गत किरण किरण है, ठीक है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। देखिए, अगर इस टाइप से फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण, यहाँ निर्गत बाहर निकल जाता है। तो निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो हम सिंपल सा सवाल है, आपको समझना चाहिए इसको। विरल माध्यम है और सघन, सघन मतलब घना माध्यम हो गया। जैसे एक हाथ को हवा में घुमाएंगे, ठीक है, तो बहुत तेजी से हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन वही हाथ को अगर आप पानी में घुमाएंगे तो पानी में थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा, उतना तेजी से नहीं। तो हवा जो हो गया वो विरल हो गया। क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया, हल्का माध्यम। और पानी जो हो गया सघन हो गया। तो यहाँ पे सवाल है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम में क्या, सघन माध्यम के अपेक्षा क्या होगा? तो अधिक होगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। अगर प्रकाश की चाल बोले हम
तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल, लेकिन निर्वात यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो निर्वात के बाद हवा में होता है। ठीक है, क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, इसमें हवा में 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड होता है। अगला सवाल है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। किसी भी कोष में यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो उसका सूत्र क्या है, कितना होता है। बिल्कुल, हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, इस प्रकार से आपको बढ़ते जाते हैं, इनका मान बैठाएंगे तो। हाइड्रोजन हीलियम है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, He2 होता है। ठीक है, He2 होता है, अब 2 ही दिया हुआ है, तो इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1, 2 रहता है तो वही सेम का सेम रह जाता है, 4, 5 रहता तो आपको 8 में से घटाना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी कम ताप पे भी क्या हो जाता है, वो गल जाता है। क्या एल्युमिनियम होता है, सोडियम होता है, कॉपर होता है या लोहा होता है। 14 नंबर सवाल का आंसर। बात करें एल्युमिनियम पे खाना बनाया जाता है, ये जल्दी गलता नहीं है। सोडियम जो होता है, सोडियम एक प्रकार का धातु है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा क्या दिया हो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा कहने का मतलब हुआ खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडियम का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा प्रतिकारक है, संकेत है, पहचाना जा सकता है। याद रखेंगे, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। पहला जो ग्रुप है CHO है, ये एल्डिहाइड का होता है या एसिटल्डिहाइड का, यानी एसिड का ये होता है, और ईथर का होता है। ठीक है, अगला सवाल, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सिंपल सा सवाल है, बस समझने का प्रयास करेंगे, आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ग्लूकोज C6H12 और O6। यहाँ देखिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 है। क्या पूछा, ऑक्सीजन कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। हाइड्रोजन को पूछेगा तो 12 होगा, कार्बन का तो 6 होगा। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कॉपर है, Hg है, Ag है या Au है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 18 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है इन ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन जो है वो गैस चूने पानी को क्या कर देता है, गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है, यानी कलर चेंज कर देता है, व्हाइट कर देता है। कौन है यहाँ पे, क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे, CO2 जो होता है गैस चूने पानी को क्या बना देता है, ये दूधिया बना देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी। लिटमस रंजक वैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक वैगनी रंग के जो होते हैं वो निकाला जाता है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्या लाइकेन से, लाल पत्ते गोभी से, हल्दी से या पेटूनिया फूल से। क्या होगा 20 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, लिटमस का रंजक जो बैगनी रंग का होता है वो निकाला जाता है, लाइकेन से प्राप्त हो जाता है। ये सभी के सभी प्राकृतिक सूचक हैं आपको आम्ल क्षार ज्ञात करने के लिए। शुष्क बुझा हुआ चूना पर कैलोरीन गैस क्रिया करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है। ये आपको 10th क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में पूछा है, साथ ही साथ आपका जो है ये आपको DLED में पूछा गया है। बताइए फटाफट से कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर कैलोरीन गैस की क्रिया करने पर कौन सा पदार्थ बनता है। कौन सा बनता है, ये विरंजक चूर्ण बनता है। याद रखेंगे, क्या विरंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। क्या पूछा, आयनिक यौगिक कौन सा है। यहाँ पे 22 नंबर सवाल का आंसर देखेंगे, CH4 है, क्या CO2 है या CaCl2 है या NH3 है। तो बात करें हम तो देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होते हैं। और यहाँ पे पूछा आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक में ये आएगा CaCl2 आएंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि Ca जो है और Cl है इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो Cl का 1 होता है और Ca का 2 होता है। यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, तो क्या बनेगा CaCl2, ये प्लस में ये माइनस में, तो आयनिक यौगिक ये है।
संगमरमर का व्यवहारिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का व्यवहारिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का सबको पता होगा कि सूत्र क्या होता है। ये होता है CaCO3। चूना पत्थर इसे भी कहा जाता है, ठीक है, चूना पत्थर भी इसे कहा जाता है संगमरमर को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? कहने का मतलब कि अभिक्रिया देखिए इधर से इधर हो गया और इधर से इधर हो जाएगा, तो ऐसे अभिक्रिया कौन से अभिक्रिया कहलाती है? क्या होगा राइट आंसर? जैसे अगर आप मान लें सपोज डेट अभिक्रिया करवाना है तो आप पानी को गर्म ठंडा करेंगे तो बर्फ रूप में जम जाता है ठोस रूप में, और उसको फिर थोड़ा छोड़ देंगे कुछ देरी के लिए तो क्या बन जाता है? द्रव रूप में। तो ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो जाती है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? याद रखेंगे ये अनुत्क्रमणीय कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल जो आनुवंशिकता के पिता कहा जाते हैं, आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए उन्होंने कितने पीढ़ियों तक के वर्णन किए थे? याद रखेंगे 7 पीढ़ियों तक के वर्णन किए थे उसका, ठीक है। बगीचे में उगने वाले लाखों पौधों में से केवल मटर के पौधों का ही चयन किए थे। आगे, लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह या ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, ये प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है। लाल रक्त का pH मान 7.4 होता है। लाल एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे, पीत कहाँ से स्रावित किया जाता है? जो पीत होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? सबको पता होगा कि पीत जो है यह यकृत से स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन सी। ईस्ट में जनन होता है, यानी ईस्ट में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? कैसे जनन की क्रिया होती है? जनन को ही प्रजनन कहा जाता है। जायगोट के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा, विखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा। तो ईस्ट में अगर बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। विकासीय, देखिए विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? यानी विकासीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनुष्य की तुलना किससे की जा सकती है? किसके बराबरी, किसका गुण मिल जाते हैं? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन से ही आपका छट जाएगा। तो जीवाणु से मनुष्य की समानता नहीं मिलती है, मकड़ी से नहीं मिलता है, चिंपैंजी से कुछ न कुछ गुण मिलते हैं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आप विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति का आंतड़ी पचौनी जो बोला जाता है, अगर वो खराब हो जाए तो वो चिंपैंजी का लगाया जा सकता है विषम परिस्थितियों में। तापमान, यहाँ पे लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तापमान, तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो सिंपल से सबको पता होगा कि कैसे हैं, ये भौतिक कारक होते हैं ये, क्योंकि भौतिक कारक और रासायनिक कारक को पता होगा कि जो चेंजिंग हो गया दोबारा कभी हो नहीं सकता है। तो रासायनिक में होता है, भौतिक में जो बार बार हो सकता है। जैसे तापमान, तो कभी ठंडा तो कभी गर्मी, तापमान बदलते रहते हैं और पुनः अगर एक बार ऐसा नहीं कि गर्मी खत्म हुई तो दोबारा नहीं आएगा, फिर एक सीजन के बाद आ जाता है, तो भौतिक कारक कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो कोशिका जो उपयोग करती है वो किसका उपयोग करती है? ये क्वेश्चन है। ये ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में किशोरावस्था शुरू हो जाता है, 18 वर्ष तक ये चलता है, उसके बाद युवावस्था आता है। तो किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या अंकुरन कहा जाता है? तो अंकुरन तो बीजों में होते हैं, ये नहीं कहा जाएगा। या विभिन्नताएं नहीं होगी, क्या होगा? प्यूबर्टी कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ले सकता है यानी सर्वदाता नहीं है, सर्वग्राही है। जो सभी से ले लेता है उसे ए बी कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी वो ग्रहण कर सकता है, और ओ ऐसा ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है। आगे,
ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ओजोन स्तर के क्षय यानी नुकसान होने का मूल कारण जो होता है क्या, उससे क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, उत्परिवर्तन होगा, इनमें से सभी होंगे। क्या होगा राइट आंसर? बात करें हम कि ओजोन स्तर, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, जैसे अगर पृथ्वी की सतह है या सूरज है, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या कर लेती है? आप शोषित कर लेती है, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा उत्परिवर्तन जैसी बीमारियों से रक्षा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन कहाँ, नेफ्रॉन का चित्र भी आप लोग देखे होंगे। तो नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? याद रखिए, ये वृक्कों में पाया जाता है नेफ्रॉन, ठीक है, वृक्कों में पाया जाता है। वृक्क जो होती है, आगे लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है। ये तो हम पहले ही आपको चर्चा कर चुके हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल दिखलाई देता है। हीमोग्लोबिन ही जो होता है ऑक्सीजन वाहक होता है और शरीरों में ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को लेकर के जाता है। आगे, निम्न में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? ऐसा कौन सा जंतु है जो चमड़ा से भी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? कौन है? ये मेढक है। क्या? मेढक। तो मेढक को आप देखेंगे कि पानी की सतह पे भी रहता है, पानी में भी रह लेता है, क्योंकि उसके अंदर गुण पाया गया है कि वह त्वचा से भी यानी और फेफड़ा से भी सांस ले सकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। टिहरी बांध किस नदी पर बंधी हुई? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ? यमुना, नर्मदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी बांध जो बना हुआ है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और आज का आखिरी सवाल है जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का जो पाचन है, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए। लगातार आप लोग बीच में शाम को 7 बजे क्लास लेके आ रहे हैं और आगे भी आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।